तो यहाँ पर अब बात करते हैं तरह तरह के निवेश विकल्पों के बारे में, जिसमें म्यूचुअल फंड शामिल है, एआईएफ शामिल है, पीएमएस और सेबी की नई एसेट क्लास। अब आपने इसके बारे में अगर पढ़ा है लेकिन इसकी समझ कम है, तो आज इसी के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, और वरुण फतेहपुरी, फाउंडर सीईओ दौलत वेल्थ मैनेजमेंट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और किस तरह की निवेश के विकल्प की किस निवेशक को ज़रूरत है वो समझे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पीएमएस, एआईएफ और सेबी की जो नई एसेट क्लास है, इनकी परिभाषा क्या है, ये किस तरह के निवेश के विकल्प है। अर्नब जी। जी, अगर आप देखें तो जो म्यूचुअल फंड वो एक इन्वेस्टर के लिए एक छोटे निवेश करने का एक जरिया है, ताकि आप छोटे छोटे रकम से भी आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और एक्सपर्ट फंड मैनेजर की का लाभ ले सकते हैं। उसके सामने जब आप आते हैं एक पीएमएस की तरफ, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, वो एक्चुअली बेनिफिट यही देता है कि एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को उनके मुताबिक एक पोर्टफोलियो उनके लिए क्रिएट किया जाता है और फंड मैनेजर इसे मेंटेन करता है। तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख हो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास थोड़े हजार रुपये हैं, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप पीएमएस में जाकर एक स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर आता है एक एआईएफ फंड। अब एआईएफ फंड जो है वो भारत में 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। तो एक कैटेगरी जो एआईएफ कैटेगरी 1 है, वहां पर जो अर्ली टाइम का जो इन्वेस्टिंग है वो वहां पर आता है। लेकिन जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स होते हैं कंपेरेबल टू पीएमएस और म्यूचुअल फंड और सभी, वो एक्चुअली एआईएफ कैटेगरी 3 में आते हैं, जहां पर जो फंड होते हैं वो हेज फंड होते हैं, या वो दूसरे प्रकार के फंड होते हैं जो पब्लिक एंटरप्राइज में निवेश करते हैं या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो ये सब प्रकार के फंड्स जो होते हैं, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो 1 करोड़ तक चला जाता है। यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उससे भी, पीएमएस से भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये तो वही स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए है जो ये सभी बारीकियां समझते हो। अब ये तीनों के सामने जो एक नया प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्लास या एसेट आप कहे वो आने वाला है, वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में है, क्योंकि वहां पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 लाख का होगा। लेकिन जो ये फंड स्ट्रेटेजीज और डेरिवेटिव्स और ये सभी का जो इस्तेमाल कर सकेंगे, वो म्यूचुअल फंड आज की तारीख में नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज के लिए ये एक फंड होगा, लेकिन उसका जो मिनिमम एंट्री लेवल है वो सिर्फ 10 लाख रुपया होगा। तो वो एक अलग ही प्रकार के इन्वेस्टर को केटर करेगा। अभी तक एडिशनल डिटेल्स ये सब नए इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के बारे में आई नहीं है। तो जो बात डिटेल्स है उसके हिसाब से ये एक ओवरऑल हम आज अनुमान लगा सकते इन तमाम निवेश के विकल्पों में अगर हम जोखिम की बात करें, तो वो क्या क्या कहां कहां पर आकर बैठता है और किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए। वरुण। कविता, सबसे पहले धन्यवाद शो पर आमंत्रित करने के लिए। देखिए, निवेशकों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या पीएमएस में कर रहे हैं, एआईएफ में कर रहे हैं, तीनों में ही कुछ ना कुछ प्रकार के जोखिम रहते हैं। एआईएफ क्योंकि टिकट साइज उनका 1 करोड़ रुपए रहता है एंड रेगुलेटर चाहता है कि सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उसमें निवेश करे, तो उसमें डेफिनेटली जोखिम अलग प्रकार के रहते हैं। अगर हम कैट 3 एआईएफ की बात करें तो वो आपका बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिसे हम लॉन्ग ओनली फंड्स कहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट फंड्स कहते हैं, जिसमें जब बाजार मंदी के बाजार में वो फंड्स लाभ करते हैं, तो डेफिनेटली जोखिम इस प्रकार के फंड में ज्यादा रहता है। एंड इसी के कारण रेगुलेटर ने ये भी कहा है कि आप सिर्फ 1000 निवेशकों को एक स्कीम में ले सकते हैं। तो निवेशकों को ये बात ध्यान रखना चाहिए। पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अगर हम म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके दर्शक सब जानते ही है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड्स की अगर बात करें, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में, तो उसमें जोखिम रहता है। अगर हम सेक्टोरल फंड्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जोखिम रहता है। परंतु डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड में इसमें जोखिम थोड़ा सा कम रहता है।
और पीएमएस की अगर बात करें, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख से शुरू होता है। इसमें जो फंड मैनेजर है वो आपके प्रकार से आपकी क्या जोखिम लेने की क्षमता है, उस प्रकार से आपके लिए एक कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा पर्सनलाइज़ेशन रहता है, क्योंकि इसमें जो भी शेयर फंड मैनेजर लेते हैं वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एंड एआईएफ्स क्योंकि एक पूल्ड व्हीकल है, जिसमें तरह-तरह के निवेशकों का पैसा इकट्ठा कर कर बाजार में निवेश किया जाता है, तो उसमें कुछ कस्टमाइज़ेशन नहीं कर सकते अगर हम रिस्क की बात करें तो। तो इस प्रकार का जोखिम रहता है आपका तीनों ही म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ में। एआईएफ में सबसे ज़्यादा और म्यूचुअल फंड्स को अगर उससे तुलना करें, तो उससे थोड़ा-सा कम। लेकिन अर्नब जी, हमें कब-कब किस-किस तरह के निवेश के विकल्प में निवेश करना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश का विकल्प है जहां पर कहीं भी और किसी भी तरह का जो निवेशक है वो निवेश कर सकता है। जहां तक पीएमएस की बात आती है और एआईएफ की बात आती है, इसके न सिर्फ निवेश के अमाउंट में या जिस राशि का पैसा लगाना चाहते हैं वो अलग है, बल्कि जहां जहां ये निवेश करते हैं वो भी जगह अलग है और वो भी आपके पोर्टफोलियो को सूट करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न को बढ़ावा देने लायक माहौल जो है बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपके पास एक कॉन्क्रीट पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। तो किस किस स्टेजेस में हम इस तरह के निवेश के विकल्पों को शामिल करें? जब आप कोई भी निवेश शुरू कर रहे हो या इनिशियल स्टेजेस में हो, तब एक चीज बहुत क्लियर है कि आपके पास पैसे जो होंगे वो भी निवेश करने के लिए कम होंगे। तो ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपके लिए एक सही जरिया होता है। आप एक्सपीरियंस ले लीजिए किस प्रकार से ये पूरी कैटेगरी काम करती है, कैसे आप निवेश कर सकते हैं। तो ये एक चॉइस होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े इन्वेस्टर या हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं करते, वो भी करते हैं। लेकिन अगर आपका जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है और थोड़ा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तब आपको शायद जो प्लेन वेनिला ऑफरिंग्स है या हाइब्रिड ऑफरिंग्स है म्यूचुअल फंड्स की, उससे ज्यादा एक्सपोजर या कुछ अलग प्रकार का एक्सपोजर अगर आपको चाहिए, तो फिर उसके लिए आपके पास अलग प्रकार के फंड्स होते हैं जिसमें एआईएफ का भी शामिल होते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर वाले। तो ये एक मेन क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसा आ गए तो फिर आप सीधा म्यूचुअल फंड से पीएमएस चले जाइए क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बेसिक मिनिमम अमाउंट हायर है। क्या आपकी जरूरियत है और क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसे फुलफिल कर सकता है सही तरीके से, यही एक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सब जब आप पीएमएस एआईएफ उसमें जाते हैं तो उसमें एक एडिशनल कॉस्ट भी आता है। तो ये भी आपको समझना होगा कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का जो अमाउंट आप वहां एलोकेट कर रहे हैं वो किस रीजन के लिए कर रहे हैं और वो क्या अचीव कर रहा है आपके पोर्टफोलियो के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब भी ये एआईएफ फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दे या ऐसे एक्सपोजर दे प्राइवेट इक्विटी में शायद, या इवन सीड फंडिंग कोई फंड हो, तो वहां पर अगर ये सब आपके लिए जरूरी है तभी आप वहां पर जाए। तो ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आप निर्णय लें कि आप कहाँ कितना एलोकेट करेंगे। वरुण, थोड़ा सा हम टैक्सेशन के लिहाज से समझना चाहेंगे कि सभी में कितना अंतर है? देखिए कविता, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड और एआईएफ दोनों ही जो हम कहते हैं एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। म्यूचुअल फंड जहां पर तरह तरह के निवेशकों से पैसे इकट्ठे कर कर बाजार में निवेश करता है, तो जब भी फंड मैनेजर कोई भी शेयर को खरीदता है या बेचता है तब आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट आपको यूनिट्स इशू किए जाते हैं एंड उसमें फिर लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन का कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर आप साल भर के ऊपर रखे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 12.5% में, और शॉर्ट टर्म मतलब साल भर के अंदर, तो उसमें आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। सेम अगर हम एआईएफ की बात करें तो जो स्पेसिफिकली कैट 3 एआईएफ जो अर्णव जी समझा रहे थे, जो कि ज्यादातर बाजार में निवेश करते हैं, वो भी एक पूल्ड व्हीकल होता है। बट इसमें ये अंतर रहता है, म्यूचुअल फंड से अगर तुलना करें तो यहाँ पर टैक्सेशन फंड लेवल पर कैलकुलेट किया जाता है। इसमें भी आपको यूनिट्स इशू किए जाएंगे एआईएफ पर, बट आपको जो भी पैसे आएंगे आपके बैंक अकाउंट में वो टैक्स कट के आएंगे। इसको आप टीडीएस से मत कंफ्यूज करिए, क्योंकि टैक्सेशन फंड लेवल पर दिया जाता है। तो फंड लेवल पर अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, जो भी गेन है वो फंड लेवल पर कैलकुलेट किया जाएगा और आपके पास टैक्स कट कर पैसे आएंगे।
तो ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड और एआईएफ्स की, स्पेसिफिकली कैट 3 एआईएफ्स की। कैट 1 और कैट 2 की बात करें, जो डेट फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं, इसमें पास थ्रू व्हीकल रहता है। तो इसमें फंड लेवल पर कोई भी टैक्सेशन नहीं होता, जो भी गेन्स होता है वो आपको दे दिया जाता है, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्सेशन चढ़ता है। और अगर हम पीएमएस की बात करें, पीएमएस क्योंकि एक पूल्ड व्हीकल नहीं है, तो जो भी फंड मैनेजर शेयर बेचने या खरीदने का कॉल लेती है, वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट से लेती है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग रहा है क्योंकि फंड मैनेजर ने कोई शेयर को बेचा है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के अंदर, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। और उसने अगर 12 महीने के बाद कोई भी शेयर को बेचा है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो यूजुअली देखा गया है कि क्योंकि पीएमएस आपका एक पूल्ड व्हीकल नहीं है, इसमें टैक्सेशन लीकेजेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो आपको ये भी इसमें कंसिडर करना चाहिए कि जब आप म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं या पीएमएस को सिलेक्ट कर रहे हैं, पीएमएस में अगर कोई फंड मैनेजर है जो बहुत प्रकार का या बहुत अधिकतर बाजार में शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, आपको हर एक टाइम पर उस समय टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा अर्नब जी, निवेशकों को ये तमाम निवेश विकल्पों की सर्विसेज कहाँ कहाँ से मिल सकती है? म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदे जाएं, एआईएफ और पीएमएस कहाँ से खरीदे जाएं? कैसे फिगर आउट करें कि जो आप खरीद रहे हैं वो सबसे सही तरह की स्कीम है या नहीं? देखिए, इसमें आप तो दो माध्यम से ये सभी इन्वेस्टमेंट आप खरीद सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप डायरेक्टली जो ये सर्विस देते हैं उनके पास जाके ये खरीदे, या दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है कि सभी इंटरमीडियरीज जो बाजार में है वो भी इस सभी प्रकार के ऑप्शंस आपको देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स है, तो उसमें आप डायरेक्टली फंड से खरीद सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, या आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए जिनके पास से खरीद सकते हैं। सिमिलरली, मान लीजिए कि आपने अपने बैंक को अपना पैसा दिया हुआ है, यानी कि वो आपके वेल्थ मैनेज कर रहा है, तो बैंक आपके लिए कई सारे ऑप्शंस देगा, यानी कि वो आपको म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन देता है, ईएमएस का भी देता है। तो जगह ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन के लिए डायरेक्टली जाए या इंटरमीडिएट की तरफ से जाए, ये आपके लिए चॉइस है। तो आपको ये तय करना है कि आप निवेश कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो दो चीज आती है। पहला तो एक होता है कि प्रोसेस में आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उससे आप क्या कंफर्टेबल है, और दूसरी बात ये होती है कि वो आप जो डिसीजन लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं। तो ये एक एडवाइजरी पार्ट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, और प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग एंड रनिंग द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सिर्फ निवेश करने की बात नहीं है, निवेश करने के बाद उसको मॉनिटर करना, कब उससे निकलना, कब चेंजेस करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर। अच्छा, अपने पोर्टफोलियो में अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में देखें वरुण, तो क्या सभी तरह के निवेश विकल्पों को शामिल किया जा सकता है? क्या हम मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स क्या हम कर सकते हैं, बना सकते हैं कि ऐसा पोर्टफोलियो? क्या ये गलत होगा या ये सही है? नहीं, एकदम सही है कविता। देखिए, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि एक कोई भी निवेशक है उसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, पर अक्सर हाँ, हम ये भी देखते हैं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है एंड आप में रिस्क लेने की कितनी क्षमता है। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही लोग के पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो हड़बड़ाहट के साथ अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड से पीएमएस में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है इसको नजरिया है इसको देखने का। अगर आप एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो हर एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को रखिए, बट ये भी समझिए कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। और अगर जो चीज है, अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप हासिल कर पा रहे हैं, तो उसके लिए पीएमएस एंड एआईएफ्स में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमें दिखता है कि एक पोर्टफोलियो में गैप है जो कि हम म्यूचुअल फंड से नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो हम पीएमएस की तरफ जाते हैं। जो हम देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में एक गैप है जो पीएमएस भी नहीं फिल कर पा रही है, हमें थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो हम एआईएस की तरफ जाएंगे। एआईएस में भी अलग अलग तरह के स्कीम्स और स्ट्रैटेजीज होती है, जो कि कोई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, कोई आपका प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, कोई एंजल फंड्स है, कोई रियल एस्टेट फंड्स है। तो ये आपके ऊपर ये भी निर्भर करता है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो साइज क्या है,
किसी का अगर थोड़ा सा छोटा पोर्टफोलियो है तो उससे हम ये सलाह देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में स्टिक करिए। और आप जैसे जैसे आपकी पोर्टफोलियो की साइज भी बढ़ते जाती है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ते जाती है, तब आप देखिए कि आप इसको पीएमएस और एआईएफ को किस तरह से एक अच्छा बास्केट पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक विकल्प अच्छा है या दूसरा अच्छा नहीं है। सभी चीज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेशियो में करना चाहिए। एआईएफ्स की अगर बात करें तो अक्सर 20 से 25% से ज्यादा आपको एक्सपोजर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करिए एंड उसी हिसाब से फिर आप बाजार में निवेश करिए। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, एआईएफ हो, सभी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बशर्ते आपको देखना होगा कि आपका जोखिम कैसा है और कितना एक्सपोजर जो है आप इन तमाम निवेश के विकल्पों को दे रहे हैं। लेकिन अर्नब जी, कोई अगर शुरुआत करना चाहता हो अपने इन्वेस्टमेंट की, तो कौन सा जरिया आप उनको रेकमेंड करेंगे? म्यूचुअल फंड के जरिए करें पहला निवेश, पीएमएस या एआईएफ जहाँ पे आपको शायद राशि भी ज़्यादा लगेगी निवेश की? कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मेरा मानना तो बहुत साफ है, कोई भी नया निवेशक हो जिसको एक्सपीरियंस ना हो, तो उनको तो म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास म्यूचुअल फंड्स में सभी प्रकार के ऑप्शंस है फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो पहली बात तो ये है कि आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले तो आपको थोड़ा समय लगेगा समझने में कि किस प्रकार से ये सभी इन्वेस्टमेंट्स काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ वन वे मूवमेंट, क्योंकि आप इक्विटी मार्केट्स देखिए, डेट मार्केट्स देखिए, मान लीजिए आपके पास गोल्ड फंड है, सभी मार्केट्स की एक साइकिल होती है। तो इसको एक्सपीरियंस करने में, दूसरी बात कि आपको समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या है। तो जब ये सब आप ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो की रकम बढ़ती है, आपको किस प्रकार से डाइवर्सिफाई करके एक स्टेबिलिटी लानी चाहिए और किस प्रकार से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है। तो शुरुआत आप म्यूचुअल फंड से कीजिए, उसमें आपके पास एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट यानी कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट का एक इजी ऑप्शन है, जो कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है, उससे अपना कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं जो हर एक निवेशक को समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्योंकि थोड़ी ज्यादा रकम है तो आपने कोई भी निवेश ले लिया। आप ये सब धीरे धीरे करके समझिए कि आपका निवेश कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो उससे चांसेस ये है कि आप आगे जाते हुए गलत डिसीजंस ना ले। वरना क्या होता है कि जब पैनिक आता है या कोई तकलीफ होती है, तब जो आप गलत डिसीजन लेते हैं उसमें आपको ज्यादा नुकसान होता है। तो कैसे ये सब बेसिक प्रिंसिपल समझ के आप करिए, तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छे जरिया है जहां पर आप शुरुआत कर सकते हैं और अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बारीकी से आपने एआईएफ, पीएमएस और म्यूचुअल फंड में निवेश के सही विकल्प और रणनीति को समझाया दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का ही समय निकाला और आज हमसे बातचीत की। और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम देंगे आपके सवालों के जवाब। शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी खास पेशकश की शुरुआत होगी छोटे से ब्रेक के बाद।